हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। 1500 के ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। तो जब हम इतने सारे प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं, तो आप इसी तरह से लगे रहिए और आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। और इसके आगे हम बहुत से प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। पहले भी हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नाटक और एकांकी के, कहानी के, उपन्यास के और अब हमने निबंध के भी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं। पिछली ही कक्षा में हमने निबंध के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए थे और इतने सारे प्रश्नों का अभ्यास हमने कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं, उन्हें याद कराया जाए और अगर कुछ समझाने योग्य है तो उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में, उन्हें याद करने में बहुत आसानी रहेगी। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि निबंध के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो पूर्ण हो गए हैं और अब हमें नया शीर्षक शुरू करना है, जो है आलोचना। तो जैसा कि हम लोग करते हैं कि कोई भी नया शीर्षक शुरू करने से पहले उसकी जो मूलभूत बातें हैं, जो मूल तथ्य होते हैं, उसके कुछ मोटी मोटी बातें जिन्हें कह सकते हैं, हम लोग उन्हें देखते हैं। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि अभी हम लोग आलोचना के जो प्रश्न हैं उन्हें शुरू करने वाले हैं। तो उनको शुरू करने से पहले हम विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से जो उसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें समझेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का, जो हमने तथ्य एकत्रित करने के लिए, तथ्यों को जानने के लिए पुस्तकों का प्रयोग किया है, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह जी की पुस्तक और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा संपादित। तो ये पुस्तकें हैं, इनको हम देखेंगे जहां पर भी आवश्यकता लगेगी हमें उसके महत्वपूर्ण तथ्य समझने के लिए। तो अभी हम शुरुआत करेंगे आलोचना के विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी, और जहां पर भी हमें पुस्तक से देखना होगा वो देखेंगे। क्योंकि जब हम मूल देख लेते हैं, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जब हम मूल देखते हैं, मूल पढ़ते हैं, तब वो चीजें बिल्कुल दृढ़ हो जाती हैं हमारे मस्तिष्क में। तो एक बार हमें अवश्य देखना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हिंदी आलोचना का विकास। तो आलोचना है क्या? सबसे बड़ी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो आलोचना विधा है वो है क्या। तो आलोचना, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, किसी भी चीज को या किसी कृति को सम्यक रूप से देखना, उसके गुण, दोष इत्यादि। यहाँ पर जो शुक्ल जी का समालोचना, जो शुक्ल जी ने दिया है समालोचना नाम से, उन्होंने यही लिखा है कि समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण दोष विवेचन ही समझा जाता रहा है। किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विवेचन दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल ये हमारे यहाँ नहीं थी। इसकी जो शुरुआत हुई है ये यूरोप से हुई। ये समालोचना का जो अर्थ लेते हैं शुक्ल जी, ये बहुत विस्तृत रूप से लेते हैं। शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों तक रहती है, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने वाली, उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष का कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। अर्थात शुक्ल जी का कहने का आशय ये है कि केवल इस उद्देश्य से पुस्तक न लिखी जाए कि हमें इसमें गुण निकालने हैं, हमें इसके दोष निकालने हैं,
पुस्तक में करना क्या है कि उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करनी है, और उसमें यदि गुण दोष भी आ जाएं तो कोई बात नहीं, ये उनका कहने का आशय है। तो आप समझ गए होंगे समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते हैं, एक निर्णयात्मक और दूसरा व्याख्यात्मक। ये शुक्ल जी ने बहुत लंबी व्याख्या की है, तो मुख्य रूप से जो आप ये जो शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं वो आप समझ गए होंगे कि एक आदर्श समालोचना या एक आदर्श आलोचना क्या हो सकती है, कि जो सिर्फ इस उद्देश्य से न लिखी जाए कि हमें इसके गुण और दोष ही निकालने हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले केवल गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ, और लेख के रूप में पुस्तकों की जो विस्तृत समालोचना वो उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने अपने आनंद कादंबनी में शुरू की। और आगे ये विस्तृत रूप से कई पृष्ठों में इन्होंने 4-5 पृष्ठों में समालोचना को व्याख्यायित किया है। लेकिन हमें जो मूल बात समझनी थी कि समालोचना या आलोचना क्या है, तो एक तो उसका शाब्दिक जो अर्थ है सम्यक रूप से देखना वो हो गया, और बाकी ये एक गहरा अर्थ भी हमने समझ लिया समालोचना का। अब हम शुरुआत करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है, कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो आधुनिक हिंदी के प्रथम आलोचक हैं। लेकिन इस बात से सारे जो विद्वान हैं वो सहमत नहीं हैं। कुछ लोगों ने हरिश्चंद्र जी को माना है। आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक को माना जाता है। जो नाटक है ये 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और नाटक कृति किसकी है, ये भारतेंदु जी की है। तो भारतेंदु कृत जो नाटक है इसे आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि इस बात से हर कोई सहमत नहीं है, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। जिसमें डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक, और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है, जो कि 1886 ईस्वी में आई है। अब ये बात किसने कही है, ये बात कही है डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। तो अब चूंकि डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हमारे समक्ष रखी हुई है, तो एक बार देख लेते हैं कहां पर उन्होंने लिखा है। ये आलोचना वाला भाग है, ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने ये बात लिखी है कि आलोचना में कि यूं सैद्धांतिक आलोचना के नाम पर भारतेंदु ने नाटक पर एक निबंध लिखा था, और प्रेमघन ने बाण भट्ट पर एक भावुकतापूर्ण प्रशस्ति मूलक लेख, किंतु वास्तविक आलोचना का समारंभ बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से होता है, और भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं, और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि बच्चन सिंह जी ने किसे माना है, बालकृष्ण भट्ट जी को माना है पहला आलोचक, और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना को पहली आलोचना माना है। ये उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह जी की है, इसमें उन्होंने ये बात लिखी है। इस पुस्तक के विषय में अलग से आपको बताया जा चुका है, एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें इस पुस्तक के विषय में विस्तार से बताया गया है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं इस पुस्तक की क्या महत्ता है तो अवश्य देख लीजिएगा एक बार। साहित्य के विद्यार्थी को ये पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। अगला जो है तथ्य उसे देखते हैं। ये हो गया। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। बालकृष्ण भट्ट जी को जिन्होंने बच्चन सिंह जी ने पहला आलोचक माना है, और इन्होंने क्या लिखा था, तो 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत जो संयोगिता स्वयंवर नाटक है उसकी सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। तो अगर ये कहें कि व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है तो बालकृष्ण भट्ट को। वहीं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास
के हिंदी अनुवाद की आलोचना की थी। जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं, उन्होंने आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है उसमें 1885 ईस्वी में गदाधर सिंह की बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास, ये गदाधर सिंह का जो बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास है उसकी हिंदी आलोचना की थी। सन 1886 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बनी में आलोचना की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब से ही किया। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कही गई हर बात बहुत प्रामाणिक मानी जाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी ने किसे माना है, समालोचना का सूत्रपात किससे माना है, तो भट्ट जी और चौधरी साहब से इन्होंने समालोचना का सूत्रपात माना है। वहीं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक कौन है, तो पद्म सिंह शर्मा को तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। तुलनात्मक आलोचना सबसे पहले शुरुआत किसने की, पद्म सिंह शर्मा जी ने। कौन सी की थी, ये जब हम विस्तार से उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे तो उसमें जो भी व्याख्यात्मक भाग आता जाएगा उसे विस्तार से समझते हुए तब हम पढ़ेंगे। तो ये हो गए उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर नगेंद्र जी की जो समालोचना या आलोचना संबंधी जो बात है, जो तथ्य है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी पुस्तकें जो अभी आपके समक्ष रखी जा रही हैं क्रमशः, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आलोचना का भाग हो गया। और नगेंद्र जी ने किसे माना है ये हमें देखना है। तो इधर आ जाते हैं अगले पृष्ठ पर। ये देखिए, वस्तुतः भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही। इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज का है। उन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बनी में की थी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये मान्यता हो गई नगेंद्र जी की। तो अभी हमने जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे इस शीर्षक के, अर्थात आलोचना या समालोचना के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन्हें हमने विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से और ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से उन बातों को जाना है। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। निबंध तक हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके थे। ये निबंध का जो अंतिम प्रश्न था कि कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, यहां तक हमने देखा था। अब हम इसके आगे आलोचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करेंगे और आशा करती हूँ कि वो सारे तथ्य आपको समझ आए होंगे। अब उन सारे तथ्यों को आपको अपने मस्तिष्क में रखना है, उसके बाद शुरुआत करनी है। अभ्यास में बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, बहुत ध्यान से चीजों को देखना है, क्योंकि अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा है। और कोई भी परीक्षा हो, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न ऐसे हैं कि ये सभी में आएंगे ही, तो बहुत ध्यान से देखना है। पहला आलोचना का जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प है, तो रामविलास शर्मा विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं और इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ये सभी रामविलास शर्मा जी की हैं। ये प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा जी की बहुत बार पूछी गई रचना है कि प्रगति और परंपरा किसकी है, रामविलास शर्मा जी की है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं, चार बातें दी गई हैं
और उनमें से जो सही है उनका चयन करना है। सबसे पहला है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वृहत त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया है, तो सही है। दूसरा है नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया है, ये गलत है। तीसरा है नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे, तो ये सही है। चौथा है नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर पहला और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है, तो पहला और तीसरा विकल्प बी में आ रहा है, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही कथन है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वृहत त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। इसके बाद जो एक कथन दिया गया है, ये कथन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है ये परीक्षाओं में, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और पर मुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो ये कथन है, बहुत बार प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि कौन लेखक है जो साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती है। सिर्फ ये पहली पंक्ति पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां पर विकल्प बी सही था। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखने से पहले इसका जो व्याख्या भाग है इसे भी एक बार समझ लेते हैं। पहले तो वो द्विवेदी जी का ही कथन दिया गया है, फिर रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत प्रसिद्ध कथन दिया गया है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अभी जो पुस्तक हम देख रहे थे शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, ये उसी में संकलित है ये कथन। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार कि कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान जी का है, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा और ममता कालिया। उपनिवेश में स्त्री क्या कर रही है? अपनी प्रभा फैला रही है। उपनिवेश में स्त्री अपनी प्रभा फैला रही है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, प्रभा खेतान जी का है। उपनिवेश में स्त्री और अल्बेयर कामू व पहला आदमी प्रभा खेतान की आलोचनात्मक कृतियां हैं। औरत के लिए औरत, ये नासिरा शर्मा जी की कृति है। और सती का समय, स्त्रीत्ववादी विमर्श, समाज और साहित्य, ये क्षमा शर्मा की, तथा खाटी घरेलू औरत, ये ममता कालिया की आलोचनात्मक कृति है। फिर है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है, जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। अन्य विकल्प है दूधनाथ सिंह, राहुल सांकृत्यायन और अमृत राय। निराला की साहित्य साधना, ये इसके 3 भाग हैं, जो कि क्रमशः 1969, 1972 और 1976 में प्रकाशित हुए थे। इसके लेखक है रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृतियों की यदि बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास आदि, ये सभी रामविलास शर्मा जी की कृतियां हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कृति है इनकी। अगला प्रश्न है कि महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन किसका है? मृणाल पांडे का, अनामिका का, ममता कालिया का या प्रभा खेतान का? तो विकल्प सी सही होगा, ममता कालिया का।
महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। ये कथन ममता कालिया जी का है और इनके द्वारा रचित जो कहानी संग्रह है वे है छुटकारा, एक अदद औरत, उसका यौवन, सीट नंबर 6, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, नई सदी की पहचान। नई सदी की पहचान कौन है? ममता कालिया जी की है ये नई सदी की पहचान। तो जैसे ही बोला जाए कि नई सदी की पहचान कौन है, आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए ममता। कौन है? ममता जी हैं, तो ममता कालिया। नई सदी की पहचान कौन है? ममता कालिया। तो नई सदी की पहचान रचना किसकी हुई? ममता कालिया जी की। ऐसे जब आप किसी रचना को 4 बार 6 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी अपने आप, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से सन के लिए भी कहती हूँ कि ये सन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जब आप बार बार देखेंगे तो वो अपने आप याद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्यालोचन के लेखक कौन है? नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या गुलाब राय? तो साहित्यालोचन के लेखक है श्याम सुंदर दास, विकल्प बी सही होगा। साहित्यालोचन के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य आदि। फिर अगला प्रश्न है कि निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफर में 3 हमसफर कौन है? निर्मला जैन जी ने कृति लिखी कथा समय में 3 हमसफर। तो कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा। कृष्णा मन्नू और उषा को लेकर के निर्मला के घर गई, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कृष्णा, मन्नू और उषा को लेकर के, कृष्णा किसे लेकर के? मन्नू और उषा को लेकर के निर्मला के घर गई। तो निर्मला जैन की कृति है कथा समय में 3 हमसफर। कौन कौन है? कृष्णा, मन्नू और उषा। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा। निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफर में जो 3 हमसफर हैं वे कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा हैं। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी आदि। फिर अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मिश्र बंधु जी ने जो मिश्र बंधु थे उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न लिखा उन्होंने और हिंदी नवरत्न में उन्होंने 9 कवियों को स्थान दिया है। उन 9 कवियों में जायसी नहीं आते हैं विकल्प के अनुसार, विकल्प सी सही होगा। सूर, तुलसी और केशव ये तीनों उसमें हैं। वो 9 कवि के जो नाम हैं वो बिल्कुल रटने हैं हमें। तुलसी, सूर, देव, बिहारी, फिर त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतिराम आ जाते हैं। केशव, कबीर और चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको देखते हैं, हमें ये याद रखना है। हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न सबसे पहले तो हिंदी नवरत्न रचना किसकी है? हिंदी नवरत्न जो रचना है ये है मिश्र बंधुओं की। किसकी है? मिश्र बंधुओं की है। और ये कब प्रकाशित हुई है? तो ये प्रकाशित हुई है 1910 में। 1910 में नवरत्न है और 10 में प्रकाशित हुई है। बिल्कुल 9 के बाद जो अगला अंक आता है उसी से आप याद रख सकते हैं 1910। अब इसमें कौन कौन से कवि सम्मिलित हैं? तो तुलसी, सूर, देव, बिहारी। इसके बाद त्रिपाठी बंधु में 2 नाम आते हैं लेकिन उनको एक में ही गिना जाता है त्रिपाठी बंधु नाम से। त्रिपाठी बंधु जिसमें भूषण और मतिराम आ जाते हैं। भूषण और मतिराम आ जाएंगे। केशव, कबीर, चंद और हरिश्चंद्र अन्य जो नाम बचते हैं। केशव, कबीर, केशव, कबीर, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए कितने नाम हो गए। सबसे पहले
जो हमें देखना है कि हिंदी नवरत्न किसकी रचना है, तो हिंदी नवरत्न रचना है मिश्र बंधु जी की। और ये कब प्रकाशित हुई, तो 9 के बाद अगला अंक क्या आता है, 10 आता है, तो ये 1910 में प्रकाशित हुई। इसमें कौन कौन से 9 कवियों को उन्होंने शामिल किया है, तो तुलसी, सूर, देव, बिहारी, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 में दोनों नाम गिने जाते हैं, 6 7 8 और ये 9। तो इसे आपको याद रखना है, तुलसी, सूर, देव, बिहारी, तुलसी, सूर, देव, बिहारी। ये इसको बिल्कुल इस तरह से आप 4-5 बार बोलिए, जैसे बोल रही हूं साथ साथ में आप लोग अभ्यास करिए। तुलसी, सूर, देव, बिहारी, तुलसी, सूर, देव, बिहारी, तुलसी, सूर, देव, बिहारी, अर्थात तुलसीदास, सूरदास, देव और बिहारी। तो ये 4 नाम हो गए आरंभिक। उसके बाद 4 नाम आने के बाद त्रिपाठी बंधु आ जाएंगे। तो त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतिराम को लिया गया है। उसके बाद 2 नाम जो कि क और क से आ रहे हैं, केशव, कबीर और चंद और हरिश्चंद्र। ये ऐसे याद रख सकते हैं, चंद और चंद दोनों में आ रहा है। जब हम हरिश्चंद्र लिखते हैं तब भी उसमें चंद आ रहा है, हरिश्चंद्र। तो चंद से चंद बरदाई और चंद्र हरिश्चंद्र। तो तुलसी, सूर, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतिराम। उसके बाद केशव, कबीर, चंद, हरिश्चंद्र, चंद, हरिश्चंद्र, तुलसी, सूर, देव, बिहारी, तुलसी, सूर, देव, बिहारी, फिर त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतिराम, फिर केशव, कबीर, चंद और हरिश्चंद्र। अब आपको बिना देखे इसे एक बार बोलना है। सबसे पहले कौन है, तुलसी, सूर, देव, बिहारी, ये 4 नाम हुए। उसके बाद 5वें में त्रिपाठी बंधु को लेना है। त्रिपाठी बंधु में मतिराम और भूषण आ जाएंगे। और उसके बाद कौन है, केशव, कबीर, चंद, हरिश्चंद्र, तुलसी, सूर, देव, बिहारी, और फिर त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतिराम, फिर केशव, कबीर, चंद, हरिश्चंद्र। तो इस तरह से हमें ये याद हो गए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये याद हो गए होंगे। अगर आपने अभ्यास किया है साथ में, तो ये हिंदी नवरत्न में आने वाले जो 9 कवि हैं, ये बिल्कुल हमने रट लिए हैं। और अभी जब तक हम आलोचना के प्रश्नों को देखते रहेंगे, तब तक निरंतर इनका अभ्यास करते रहेंगे, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही आप देखें मिश्र बंधुओं का नाम, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि अरे मिश्र बंधुओं ने तो एक रचना लिखी थी, हिंदी नवरत्न। और हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुई थी, 1910 में प्रकाशित हुई थी। और हिंदी नवरत्न में वो 9 कवि कौन है, तो तुलसी, सूर, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतिराम, फिर केशव, कबीर, चंद, हरिश्चंद्र। बहुत आसान है। इस तरह से जब आप 4-5 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था। ये जो आलोचना के क्षेत्र में विवाद चलता है कि देव बड़े हैं कि बिहारी, इसकी शुरुआत इसी हिंदी नवरत्न से होती है। इन्होंने, मिश्र बंधुओं ने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष इसमें रखा था, देव को श्रेष्ठ बताया था और बिहारी को निम्न। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। कामायनी एक पुनर्विचार, ये जो रचना है ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है और ये 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक कृति के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, कला का तीसरा क्षण, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी और मुक्तिबोध की ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है नेमिचंद्र जैन जी ने। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प हैं भारत भूषण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल और विजय बहादुर सिंह। मुक्तिबोध रत्नावली जो है इसका संपादन किया है नेमिचंद्र जैन जी ने। नेमिचंद्र जैन ये प्रमुख प्रगतिवादी और मार्क्सवादी आलोचक हैं। मार्क्सवाद से आप सभी बहुत बेहतर तरह से परिचित होंगे। मार्क्सवाद आपने पढ़ा होगा, जहां पर शोषक और शोषित होता है, एक पूंजीपति और समाजवाद होता है। ये सारी चीजें आपको समझाई भी जा चुकी हैं, कक्षा में मैंने बताया है। तभी कहती हूँ कि अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो एक क्रम से करिए।
अध्ययन हो या अभ्यास हो, अगर आप क्रम से करते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है, चीजें हमें आसानी से समझ में आती हैं। तो मार्क्सवादी आलोचक हैं ये, और इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां जो है अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, भारतीय नाट्य परंपरा, रंग कर्म की भाषा, तीसरा पाठ तथा दृश्य अदृश्य आदि। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध को क्या कहा जाता है? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि। मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सर्जनात्मक प्रयोग किया है। मुक्तिबोध की चर्चित कविता अंधेरे में एक लंबी कविता है। इससे तो हम सभी परिचित हैं, अंधेरे में कविता, जब हम काव्य वाला भाग पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ी भी थी, और ये बहुत चर्चित कविता है इनकी, अंधेरे में। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। आगे के जो प्रश्न होंगे उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। इसे आप अभ्यास में रखिएगा। फिर से मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।